नमस्कार, श्याम आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 का मॉक इंटरव्यू का आयोजन लगातार जारी है और इस आयोजन की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यर्थियों के द्वारा पार्टिसिपेशन हुआ और लगातार जो करंट के मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे के साथ-साथ जो सामान्य प्रश्न हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जाए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुँचा है, वहाँ पर उसका ज्ञान का परीक्षण नहीं है। यहाँ पर इस बात का परीक्षण है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, उसका एप्लीकेशन आप क्या कर पा रहे हैं और उस एप्लीकेशन के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रह रहा है? क्या आप डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं? आवाज़ कैसी आपकी आ रही है? क्या वो आत्मविश्वास भरी है कि नहीं है? सिचुएशन को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे तनाव आपको झेलने पड़ेंगे। कोई बड़ा राजनेता आपको फ़ोन करेगा, क्षेत्र का कोई विधायक फ़ोन करेंगे, तो कोई कभी सांसद जी फ़ोन कर देंगे, कभी बड़े अधिकारी आपके पास डायरेक्ट कॉल आएगा। तो तमाम तरह कभी जनता का जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इन दबावों को ऐसे सिचुएशन में एक प्रशासनिक अधिकारी को ऐसी परिस्थिति को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी स्थिति में श्याम आईएएस के द्वारा ये मॉक इंटरव्यू का जो है आयोजन कल भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा लगा और इस कड़ी में हम लोग के साथ जो है नवीन कुमार सर हैं इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए और हम लोग जो है आज इस 10 मिनट की कड़ी में 10 मिनट की चर्चा में आपसे बातें करने वाले हैं उन सभी मुद्दों पर जो मुद्दे अभी आने वाले इंटरव्यू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग चलते हैं उन मुद्दों को लेकर के और देखते हैं कि क्या-क्या ऐसी बातें हैं जो इंटरव्यू में केयर करके जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम लोग नवीन कुमार सर को हम जो है आमंत्रित करते हैं और सर आएँ और आपको इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। शुक्रिया सर। देखिए भई आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना? जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है या फिर जो है जो चीज़ें प्रासंगिक हो सकती हैं, आपके जो है एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर के, आपके जो है डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, आपके हिस्ट्री और कल्चर के सेगमेंट को लेकर के, है ना? और इतने समय समसामयिक मुद्दों में क्या चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और अगर जिसका इंटरव्यू आगे होने वाला है, वो इन सब चीज़ों को बहुत केयर तरीके से जो है ध्यान में रख कर के जाए। मज़े की बात है देखिए आपने मेंस लिख कर के आप आए हैं, तो आपका जो एक प्रकार से जजमेंट है वो आयोग ने कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपकी अभिव्यक्ति है ना? जो आपके जो है गेस्चर पोस्चर हैं, जो आपका जो है हाव-भाव है, वो सब सारी चीज़ें जो है इवैल्यूएट किया जाएगा। बाकी आपके नॉलेज से बहुत ज़्यादा मतलब कुल मिला-जुला करके आप व्यावहारिक पक्ष आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी अभिव्यक्ति पावर क्या है, आप तत्काल में डिसीज़न्स क्या ले सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखी जानी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा अगर आप देखें, तो कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मज़े की बात है कि बैकग्राउंड जिनका जो है ख़ास करके बीटेक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बीटेक, एमटेक के या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, उनसे जो है इतने समय क्या कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखना ज़रा हमारा जो मॉक इंटरव्यू हुआ है, श्याम आईएएस के जो है पैनल के द्वारा श्याम आईएएस जो है करवा रही है दिल्ली में भी और इलाहाबाद में भी, है ना? तो यहाँ पर सारा कुछ जो है अवेयर किया जा रहा है बच्चों को क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज़, पहला कि व्यक्तिगत सवाल, मतलब कि जो है पर्सनल जो है क्वेश्चन्स आपसे किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत सवाल जैसे कुल मिला-जुला करके आपका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? किस जिले से बिलॉन्ग करते हैं? उस जिले की कुछ जो है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो है कुछ आपको जो है प्रासंगिकता बतानी है ना? क्या कुछ जो है क्या 1857 के विद्रोह से आपका जो क्षेत्र है वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो ये सब सारी चीज़ें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या कुछ है कि नहीं है? सो ये सब सारी चीज़ें आपको अपने बारे में जो है आपके बारे में जो है क्वेश्चन किया जा रहा है और फिर आप जो है प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इन सब सारी चीज़ें आप एकदम स्पष्ट करके जाएँ। जैसे कोई बच्चा एलएलबी करके जा रहा है, तो एलएलबी करके जा रहा है तो एलएलबी जो बैकग्राउंड उसका है वो तो कहता है कि जो है एजुकेशन सिस्टम ये कह रहा है कि आपसे अपेक्षा कर रहा है कि वकील आप बने। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो है किसी न्यायालय के वकील बने। लेकिन फिर आप जो है प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं? कोई बच्चा मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है, वो प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाह रहा है ना?
तो ये सब आपको जवाब एकदम पूरी तरह स्पष्ट तौर पे याद रखना है और बार-बार प्रैक्टिस करके जाना है ताकि वहाँ पर आपको किसी प्रकार की अभिव्यक्ति से संबंधित प्रॉब्लम ना हो। आपकी ताकत और कमजोरियाँ क्या-क्या हैं? कुछ जो है कमजोरियाँ अपनी होती हैं, जो भी कमजोरी आप आउटपुट करें, वो भी जो है पॉजिटिव वे में हो, वो भी जो है कहीं न कहीं वेलफेयर से ही संबंधित हो और निजीगत हित से ना वो चीज़ें जुड़ी हुई हों, ठीक है? तो ये जो है आपकी ताकत और कमजोरियाँ दोनों चीज़ें आप जो है अच्छे से कंप्लीट करके जाएँ। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर चौथा वाला जो पॉइंट्स है, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी को लेकर के किसी की जो है शेरो-शायरी होती है, तो किसी का क्रिकेट खेलना होता है, किसी का टीचिंग होता है, तो किसी का जो है बच्चों के बीच या समाज के बीच जो है रहना, तो बहुत लोगों का अलग-अलग होता है। तो हॉबी का जो है इतिहास क्या रहा है, उससे जुड़े सारे कंटेंट आप जो है कंप्लीट करके जाएँ, क्योंकि वहाँ से जब क्वेश्चन किए जाएँगे, तो पूरी गहराई से आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो हॉबी, आपने स्नातक में क्या यह विषय जो है क्यों चूज़ किया है? स्नातक में यह विषय क्यों? जैसे किसी का जो है भई जो है हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का जो है दूसरा कोई सब्जेक्ट है, तो उस विषय की प्रासंगिकता प्रशासन के डायमेंशन से किस प्रकार हो सकती है ना? ये सब आपको जो है क्लियर कट रहना है। फिर उसके बाद अपने नाम का अर्थ भी आपको क्लियर होना है। जैसे नवीन मेरा नाम है, तो नवीन का अर्थ क्या होना चाहिए? सर्वेश, पीयूष, है ना? तो नाम का अर्थ जो है, वह आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की कुछ योजनाएँ हो गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या आपका जिला आता है कि नहीं आता है ना? और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाएँ हो गई। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की क्या जो है, उत्तर प्रदेश को क्या विभाजित करना उचित है? कुल मिला-जुला करके आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। चौथा राज्य जो है, आपको जो है क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ेगा और पहला ऐसा स्टेट है, जो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। भई 25 करोड़ के आस-पास जो है, उत्तर प्रदेश की आबादी है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश को एक ना राज्य रह कर के किसी 2 या 3 राज्यों में डिवाइड कर देना चाहिए? और 3 राज्यों में अगर डिवाइड किया जाता है तो इसकी जो है संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी? ये सब आपको जो है याद रहना चाहिए, ठीक है ना? फिर यहाँ पर देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, क्या आपका जो जिला है वो किसी उत्पाद के बारे में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है कि नहीं आता है? फिर यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे का जो है महत्व आपको, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, कई ऐसे एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है ना? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, खास करके इतने समय जो है आप देखेंगे, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में है ना? एआई समिट भी हुआ, तो उसकी थीम क्या है और वहाँ पर जो है किन मुद्दों को लेकर के इतने समय गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चा में है या किन मुद्दों को लेकर के जो है आलोचना हुई, तो ये सब सारा चीज़ आपको और एआई क्या है इसको लेकर के चूँकि देखिए इतने समय ग्रोक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, काफ़ी तेज़ी से इसका जो है प्रयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का इम्पैक्ट डाल रहा है, एआई है क्या? आगे इसका भविष्य क्या है? ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट लेकर के रखना है, ठीक ना? एआई का जो है प्रशासनिक कार्यों में जो है किस प्रकार की भूमिका है? तो अपने प्रशासन से संबंधित इस पर की एआई की भूमिका क्या हो सकती है, ये सब सारा चीज़ आप लिस्ट बना लें, की पॉइंट्स पर काम कर लें, किन-किन एआई ऐपों का प्रयोग जो है सरकार के द्वारा किया भी जा रहा है, उसको लेकर के आप स्पष्ट रहें, ठीक है? फिर एआई का जो है संभावित जो है एआई के जो है संभावित खतरे, इसके खतरे क्या हो सकते हैं? जैसे जॉबलेस इकोनॉमी क्रिएट हो सकती है या फिर धन का संकेंद्रण हो सकता है या फिर लोगों की जो है निजता के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप जो है एकदम स्पष्ट रहें इन चीज़ों को लेकर के, है ना? हाल ही में हुआ जो है एआई सम्मेलन, अभी जो एआई सम्मेलन हुआ है, 2-3-4 दिन हुआ, उसको लेकर के, उसकी थीम को लेकर के और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो है चर्चा क्यों रही, उसको लेकर के ये सब सारा बिंदु आप तैयार कर लें। फिर इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील, देखिए इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील आपको पता है कि फरवरी 2026 में अभी-अभी हुआ, कुछ समय पहले, ठीक है ना? और इसमें क्यों जो है, क्या जो है डील हुई और इसमें क्या डील हुई जैसे एक तो जो 50% टैरिफ था 18% घटा करके कर दिया गया है और इसके अलावा कहा गया कि अगले 5 साल में 500 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास इंडिया अमेरिका से निर्यात आयात करेगा, ठीक है? मतलब कि जो है अमेरिका के खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या करेगा इंडिया आयात करेगा, ठीक है? और फिर इसके अलावा जो 25% से 50% टैरिफ की गई थी अमेरिका के द्वारा, तो 25% से 50% में भारत को कितना घाटा हुआ है,
कितना आर्थिक घाटा हुआ है, उसकी पेनल्टी जो है अमेरिका के द्वारा भरी जाएगी। प्लस अमेरिका ने यह भी कहा है कि रूस से तेल और हथियारों का आयात आप बंद करिए, एनर्जी का आयात बंद करिए, है ना? और उसके लिए एक पैनल भी गठित की गई है, निगरानी तंत्र बैठाया गया है। तो ये सब सारी चीजें कुल मिला-जुला करके याद आपको रहनी चाहिए और लगे हाथ आपको यह भी याद रहना चाहिए कि वहाँ पर कंडीशंस आपको दे सकता है कि क्या रूस से भारत को हट जाना उचित होगा या फिर जो है अमेरिका के दबाव के कारण या भारत की भी संप्रभुता है, वो जो है 140 करोड़ की जो है डिमांड को समझे, उनके जो है आवश्यकताओं को समझे, उनकी जो है भारत की जो है स्वतंत्र विदेश नीति को समझे और उसके बाद जो है जहां पर भी भारत का एक आर्थिक सामाजिक हित सजता है, वहां पर वो अपना जो है संधि समझौते के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो एक कंडीशंस भी आपको दे सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना? और आगे अगर हम देखें तो भारत के लिए चीन की चुनौतियां क्या है? जैसे पूर्वोत्तर भारत में जो है, खास करके अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा चीन बार-बार दावा करता है। इसके अलावा डोकलाम विवाद हो गया, है ना? और इसके अलावा जब आप लद्दाख इश्यू पे जाएँगे तो वहाँ पर भी सीएसी जो चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर है एक गुजरा हुआ है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको लेकर के आप क्लियर कट पूरा रहें। और हिंद महासागर में लगातार बढ़ती जो चुनौतियां हैं इसको लेकर के भारत के और चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा है वो लगभग 99 दशमलव समथिंग यूएस बिलियन डॉलर के आसपास भारत का व्यापार घाटा है उसको लेकर के, है ना? और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दों पर यूएन में बचाने की कोशिश करता है चाइना ही, उसको लेकर के तो ये तमाम कुछ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को आप पूरी तरह स्पष्ट रहें, ठीक है? बाकी फिर बंगाल का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव का भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा? जो है और भारत की राजनीति, है ना? और यहाँ देखिए भारत की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको तो भारत में अभी जो है शरण दिया गया है। उसको लेकर के भारत का क्या स्टैंड होगा आगे? तो ये सब सारे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। भारत का इज़राइल और फ़लस्तीन पर जो है लिया गया स्टैंड, तो भारत जो है द्विराष्ट्र की जो है मान्यता देता है, मतलब कि इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों को जो है मान्यता देता है। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आपसे कंडीशनल किए जा सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है? भारत और रूस का संबंध अमेरिका के द्वारा जो है प्रभावित करने की कोशिश की गई है। बार-बार जो है अमेरिका के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा रूस से हथियार और तेलों का आयात करना बंद करे, वो हमसे खरीदे, इसके लिए डील भी वो कर लिया है। तो कंडीशंस आपको दी जा सकती है कि क्या भारत को अमेरिका के पक्ष में जाना चाहिए या फिर रूस के पक्ष में जाना चाहिए। तो आप जो है तलाश करने की कोशिश करोगे हिस्ट्री में इसके संबंधों को लेकर के। बाकी जो है आप थोड़ा-सा श्याम सर से समझिए। यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमारा राष्ट्र हित क्या है? क्योंकि हम एक संप्रभु देश हैं और कोई भी देश हमारी संप्रभुता का यदि हनन करने का प्रयास करेगा, तो हमको उसका जवाब देना चाहिए। हमको रूस के साथ हमारा राष्ट्र हित है कि अमेरिका के साथ राष्ट्र हित है, ये हम अपने हित के हिसाब से डिसीज़न इसमें लेंगे और इंटरव्यू में आपको इसी बात को भी रखना है। ठीक है? क्योंकि हम राष्ट्रहित से बाहर नहीं जा सकते जवाब देते समय। आगे चाहे अमेरिका के पक्ष में नहीं जा सकते, ना रशिया के पक्ष में जा सकते। तो ये स्टैंड आपका लेना ज़रूरी है। यहाँ पर ये बांग्लादेश लिखना चाहिए था, थोड़ा-सा जो है गलती से हम लोगों को बंगाल लिखा गया है। तो ये बांग्लादेश का जो चुनाव अभी हाल ही हुआ है, उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव की बात कर रहे थे हम लोग। शेख हसीना जो कि भारत में शरण लिए हुए हैं, अभी चुनाव हुआ है। तो इसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और भारत के सहयोग से जन्मा हुआ देश है और किस तरीके से प्रवास भारत में आया है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये सारी चीज़ें एसआईआर में जो है उजागिर हुई हैं। फिर उसके बाद टैरिफ पर अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, ये बहुत गजब का निर्णय आया है। कहीं न कहीं जो डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कहीं न कहीं उसकी प्रासंगिकता घट रही है। लेकिन अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका जो मनमाने तरीके से किसी पर टैरिफ थोप देना, वो राष्ट्रहित में नहीं है। देखो, होता क्या है ना कि जैसे हम मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी हैं जो भारत में नहीं बन रही हैं। वो कहाँ से आती हैं? अमेरिका से आती हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारत में नहीं बन रही हैं, वो कहाँ से आती हैं? चीन से आती हैं। अगर या तो सरकार वहाँ का विकल्प बनाए, जैसे हमारे भारत में चीन की वस्तुओं का विकल्प भारत नहीं तैयार कर रहा है। हम केवल व्यापारिक घाटा खाए चले जा रहे हैं, हमको तैयार करने की ज़रूरत है। उसका विकल्प बनाने की ज़रूरत है। वैसे ही अमेरिका को भी भारतीय वस्तुओं का
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों डिसीजन दिया? क्योंकि आपने भारतीय वस्तुओं का विकल्प बनाया नहीं, ठीक? और आपने भारत पे टैरिफ थोप दिए, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकी आम जनता कंज्यूमर पे पड़ा, उपभोक्ताओं पर पड़ा अमेरिका के। क्योंकि जो सस्ती भारतीय वस्तुएँ उनको अच्छी मिल जा रही थी, क्योंकि भारत की वस्तुएँ वही अमेरिका में बिकेगी ना जिनके पास क्वालिटी होगी। ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ हमको आपको थर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है भारत का, लेकिन अमेरिका में जो भारत का प्रोडक्ट जाएगा ना वो टॉप क्वालिटी का रहता है। तो उतने सस्ते में उनका उतनी अच्छी क्वालिटी भारत की मिल रही थी, तो उसको लेकर के ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि आप इस तरीके से मनमाना उपभोक्ताओं के हितों का जो है संरक्षण मतलब उनका अधिकारों का हनन करके ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता अभी आप देख ही रहे हैं कि क्योंकि डब्ल्यूटीओ का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि पहले जो है हम लोग लगाते थे आयात शुल्क। पहले दुनिया में सभी देश जो है आयात शुल्क लगाते थे। तो आयात शुल्क क्या करता था कि जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु आपके सीमा में भारत की सीमा में प्रवेश की। तो भारत सरकार जो है बाउंड्री पर ही सीमा शुल्क लगा दिया। तो वहीं से वस्तु जो है महँगी हो जाती थी। तो हम क्या करते थे मान लीजिए किसी देश की वस्तु ऐसी आ रही जिस पे हमको रोक लगाना है। हम धड़ाक से उस पे आयात शुल्क बढ़ा देते थे उस देश की वस्तुओं पर। तो वो वस्तुएँ वहीं से महँगी हो जाएँगी तो सीमा में ही नहीं प्रवेश करेंगी। अब जो तो इसीलिए टैरिफ का विकल्प डब्ल्यूटीओ ने ही दिया था। डब्ल्यूटीओ ने ही आयात शुल्क को खत्म करके ये विकल्प दिया था कि दुनिया के देश टैरिफ लगा सकते हैं। टैरिफ और आयात शुल्क में अंतर समझिए। सीमा में जब कोई वस्तु प्रवेश करती है तो उस पर जो आयात शुल्क लगता है उससे जो है सीमा पर ही वस्तु महँगी हो जाती है। लेकिन टैरिफ क्या होता है टैरिफ वस्तु बाज़ार में आ जाती है। बाज़ार में जब बिकने लगती है तो वहाँ पर एज़ ए जीएसटी की तरह टैरिफ काम करता है। जैसे जीएसटी के वस्तु हमको महँगी मिलती है ना जीएसटी लगने के बाद। जैसे प अभी देखिए जीएसटी दरों में जब बदलाव हुआ तो कुछ वस्तुओं में 18% से 5% हुआ, तो आपको सस्ता नज़र आया होगा। तो ऐसे टैरिफ जो है एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप में काम करता है। जैसे आयात शुल्क डायरेक्ट रूप में काम करता था, लेकिन टैरिफ इनडायरेक्ट रूप में। इस वजह से ये विकल्प आया था लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता कहीं न कहीं खो रही है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर के चर्चा में है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर पर आप जानते हैं कि चीन, जापान, फिलीपींस ये सभी देश वहाँ पर मौजूद है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को समझने के लिए सबसे पहले आप भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित देश और भूमध्य रेखा के उत्तर स्थित देश या फिर अगर हम एशिया के संदर्भ में कहें तो एशिया में साउथ एशिया में भारत आता है, 7 देश इसमें मौजूद हैं। तो ये ग्लोबल साउथ में हम लोग चले जाते हैं, ठीक? पूरा अफ्रीकी देश की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। फिर उत्तरवाद जो है यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से। तो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हम लोग इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वो जो है नॉर्थ ग्लोबल के देश हैं और जो दुनिया के विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उनको हम लोग साउथ ग्लोबल में जो दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था जिनको, अब वो एक नया कॉन्सेप्ट आया है साउथ ग्लोबल को लेकर के, ये विकासशील देशों को बात इसमें रखते हैं हम लोग। भारत और फ्रांस संबंध अभी चूँकि अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, तो उनको लेकर के आपको चर्चा का जो है एक बार देख लेना चाहिए, किन-किन मुद्दों पर जो है आपसे जो है समझौता हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट एक तरह कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता है पाकिस्तान पर, क्योंकि पहले हम लोग लगातार डिफेंसिव रहते थे, बचाव करते थे कि नहीं-नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी। अब हमलावर हो गए, समय की माँग है। और ये किसी भी प्रधानमंत्री के रहते हुए आज के समय की माँग थी, कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे जैसे देखो, प्रधानमंत्री क्या तत्कालीन परिस्थितियों का उपजा हुआ, जो भी प्रधानमंत्री बैठेगा, जो इस समय देश की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार उनको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे 1900 जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ उस दौर में बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी, उनको उस अनुसार निर्णय लेने पड़े। ऐसे इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर तुम हमारे यहाँ ऐसे छिप-छिप के वार करोगे तो हम घुस के वार कर देंगे। ये हमने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के माध्यम से। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रक्षा समझौता भी हुआ है। ये भारत चूँकि पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कि चीन के साथ संबंध, अमेरिका के साथ, अब सऊदी अरब से और सऊदी अरबिया से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा निर्यात करने हम लोग बहुत ज़्यादा निर्यात करते हैं यहाँ से और यहाँ से बड़े पैमाने पे पेट्रोलियम का आयात करते हैं। तब हमको कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
हमारे ऊपर, अगर रक्षा समझौता हो रहा है, क्योंकि रक्षा से ही सुरक्षा है। जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि पेरिस समझौता दुनिया का वो पहला सफल समझौता था, जिसमें पहली बार विश्व के सभी देश एकजुट होकर के कार्बन कटौती के प्रति प्रतिबद्ध हुए और अमेरिका जैसे चाचा चौधरी ने जो उस पर साइन कर दी। लेकिन बात ये अलग है कि जो है दूसरे राष्ट्रपति के बदलने के बाद पहले चौधरी जी क्या कर दिए, पहले कहा हम मनबे नहीं करेंगे, ठीक है? तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए पेरिस समझौते को लेकर के। तो पेरिस समझौते का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत इस समझौते को लेकर के प्रतिबद्ध है? अब भारत की प्रतिबद्धता कितनी सार्थक साबित होगी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर है यूरोप को लेकर के, फिर एसआईआर हम हमारे देश में चर्चा में रहा। एसआईआर को एकदम प्रिपेयर्ड करके जाइएगा। उसके लिए कंटेंट भी हमारे श्याम लर्निंग ऐप पर एकदम विस्तार से उपलब्ध है। आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जो है सर जो है अच्छे से बताएँगे। यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो सर से हम लोग सुनते हैं। देखिए, एसआईआर के बारे में बार-बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है ना? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? तो पहली बात जो मतदाता सूची है, उसको अपडेट करने का काम किया जा रहा है। जो 18 वर्ष से जो भारतीय नागरिक 18 वर्ष से ऊपर के जा रहे हैं, उनको वयस्क मताधिकार के रूप में शामिल किया जा रहा है। प्लस जिनकी डेथ हो गई है, उनको मतदाता सूची से निकाला जा रहा है। अवैध रूप से जिन्होंने जो है मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है, उनका जो है नाम हटाया जा रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए कि किसी का स्थानांतरण हुआ है, तो स्थानांतरण को लेकर के भी मतदाता सूची में ये चीज़ें अपडेट की जा रही हैं, ठीक है ना? और इतने समय हो हल्ला भी हो रहा है, कुछ विवाद भी हैं कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स अपना जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया है, तो वहाँ पर एसआईआर को लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ है। तो एक बीच का आप स्टैंड लीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को जो फंडिंग हो रही है, उस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन राजनीतिक पार्टियों को जहाँ से भी फंडिंग हुई है, उनको उसको लेकर के पारदर्शी तरीके से उसको एक्सपोज़ किया जाए, कि बीजेपी को कितनी फंडिंग हुई है, कांग्रेस को कितनी फंडिंग, ये सारा पूरा डाटा जो है एक्सपोज किया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कितनी फंडिंग, किस पार्टी को कितनी फंडिंग मिली, ये सब सारी चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। फिर अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है, ठीक है? अस्त्र जो कुछ चला करके मार दिया जाए, समझ रहे हैं ना? हाथ से चला करके मारा जाए, जैसे कोई ऐसा जो है औजार आपके पास हो जो हाथ से फेंक करके मारा जाए, प्रक्षेप के रूप में। जैसे बंदूक से आपने गोली चला दी, धनुष से आपने जो है तीर चला दी, ये सब क्या है? आपने जो है पत्थर लेकर के पत्थरबाजी कर दी, ये अस्त्र है। शस्त्र क्या है? हाथ ही में पकड़ करके आप जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे जो है क्या? तलवार, जैसे गदा, तो ये सब क्या हो जाएगा? शस्त्र हो जाएगा, ठीक ना भैया? तो इसको स्पष्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर लोकतंत्र और तानाशाह में क्या अंतर होता है? तो आप जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, जहां पर संविधान लागू हो, जहां पर विधि का शासन लागू हो, जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात हो, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए कार्य किया जाए सरकार के द्वारा, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। जहां पर जनता का हर एक वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारिता को महसूस करे, लोकतांत्रिक शासन। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह में ना तो मूल अधिकारों की जो है आपको गारंटी दी जाएगी, ना तो रूल ऑफ लॉ होगा। यहाँ व्यक्ति विशेष या समूह का शासन होगा, ठीक है ना? तो उसको जो हम क्या कहते हैं? तानाशाह। जैसे उत्तरी कोरिया वगैरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर संविधान और संविधानवाद क्या होता है? संविधान एक प्रकार का ऐसा पवित्र और वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से सरकार के तीनों अंगों का संचालन होता है और नागरिकों को मौलिक अधिकार से लेकर के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं, ठीक है? और राज्य को निर्देशक तत्वों के तहत उनको सलाह दी जाती है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 36 से लेकर के 51 तक इन इन बिंदुओं पर काम करें। ये संविधान है। तो संविधान के प्रावधानों को जब हम व्यवहारिक रूप से लागू होते हुए देखते हैं, वही क्या है? संविधानवाद है। लोगों को जो है मूल अधिकार मिला कि नहीं मिला, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, न्यायपालिका निष्पक्ष एवं जो है स्वतंत्र है कि नहीं है, अपने डिसीजंस दे पा रहे कि नहीं, संविधानवाद है। ठीक है ना? फिर उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक जो है आपको संविधान संशोधन जरूर याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। एक तो समाजवादी शब्द बहुत एकदम क्लियर कट याद आना चाहिए, क्योंकि समाजवादी शब्द को लेकर के बार-बार राजनीतिक मुद्दा उठा रहा है। यहाँ पर जो है सरकारों के द्वारा या फिर कुछ जो है राजनीतिक नेताओं के द्वारा इसको हटाने की बात की गई है ना? और जबकि ये जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी उस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। समाजवादी भारत की आवश्यकता है।
भारत में गरीबी, बेरोज़गारी, असमानता है तो समाजवादी उसके उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। इसलिए कभी नहीं हटाया जा सकता और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा आपका एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है मतलब कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। ये पंथ निरपेक्ष। और एक शब्द और भी जोड़ा गया था वो शब्द है अखंडता। इन तीनों शब्दों को लेकर के इसकी परिभाषा को लेकर के आप स्पष्ट नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रस्तावना आपको जबान पर पूरी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है? पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में केस आया था। इसको आप जो है राइट ऑफ प्राइवेसी को ध्यान में रख करके जो है अपने कंटेंट को लेकर के जाएं, खास करके आपके निजी मामलों से संबंधित। ठीक है? चाहे आपका विवाह का मैटर हो, उत्तराधिकार का मैटर हो, सेक्सुअलिटी का मैटर हो, ये सब मैटर जो है निजता के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और एआई और डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में निजता के अधिकारों पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है? ये मुद्दा आप तैयार करके जाएं। तो बाकी इसके अलावा गांधी की प्रासंगिकता हो गया, है ना? मूल अधिकार मौलिक कर्तव्यों में अंतर हो गया और संविधान सभा में अंबेडकर साहब की भूमिका हो गया, है ना? और कुछ और इश्यू इतने समय जैसे शंकराचार्य विवाद क्या है ना? तो शंकराचार्य के विवाद को लेकर के उस पर अगर आप एज़ अ ऑफिसर होते वहाँ उस क्षेत्र के, तो आप क्या स्टैंड लेते? है ना? अखाड़ा जो परिषद है, इसके अलावा शंकराचार्य के प्रतिनिधित्व के रूप में उनसे मिलना-जुलना और एक जो है औपचारिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उसके जो है प्रोटोकॉल को तैयार करना, आपका स्टैंड एक मध्यम मार्गी होना चाहिए, ताकि जो है हमारी धार्मिक परंपरा का संरक्षण भी हो सके और कोई जन जो है एक प्रकार से अव्यवस्था भी ना फैले। ठीक है? तो ये सब आपको तैयार करके जाना है, बाकी श्याम सर बताएँगे आपको कुछ और। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमको इंटरव्यू बोर्ड में एकदम सहज रहना है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड का उद्देश्य हमेशा सिलेक्शन होता है, ना कि रिजेक्शन। आप वहाँ रिजेक्ट होने नहीं गए हैं, आप वहाँ सेलेक्ट होने गए हैं। तो बोर्ड हमेशा ये प्रयास करता है कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको साबित करना रहता है कि हाँ, मेरा ही सिलेक्शन हो। भाई, एक सीट पे 3 लोग इंटरव्यू देते हैं, अब 3 में से आपका ही सिलेक्शन क्यों हो? ये आपको मुस्कुराते हुए साबित करना है। अभी नहीं कि आवाज़ डाउन करके, कॉन्फिडेंस लूज़ करके, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अभ्यास कर लें, और अभ्यास के लिए श्याम आईएएस आपके लिए ये मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था एक बेहतरीन पैनल के साथ कर रहा है। क्योंकि जितने अभ्यर्थियों ने अभी तक इंटरव्यू बोर्ड जा कर के जो है दिया, और यहाँ का जो फीडबैक रहा, दोनों में तुलना करके बेहतरीन रिजल्ट ले आए हैं लोग। 22-22 मिनट, 25-25 मिनट तक इंटरव्यू चला है हमारे अभ्यर्थियों का। और 25-25 मिनट इंटरव्यू चला है, 16-17 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से लगभग-लगभग 9 से 10 क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं। ठीक है? चूँकि हमने देखिए लगभग-लगभग कितना सर लगभग-लगभग सवा सौ, 150 लिस्ट हमने तैयार की है। बिल्कुल बच्चों मैंने को हम पहले प्रैक्टिस भी करा बताया रहे हैं, हमारे ठीक है ना? इंटरव्यू में हम क्या उन है। लिस्ट के हिसाब से बच्चों को जैसे इंडिया-अमेरिका रिलेशन, इंडिया-फ्रांस रिलेशन, इंडिया-चाइना रिलेशन, सारे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय अलग, अंतर्राष्ट्रीय अलग, संवैधानिक अलग, हिस्ट्री अलग, आपका जिला का जो है क्या बैकग्राउंड है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उन सब सारी चीज़ों पर सैम आईएएस ने काम किया है और जो बच्चे आए हैं उनको ये सब सारी चीज़ें जो है काफ़ी पुशअप किया गया है, बैकअप किया गया है, उनकी अभिव्यक्ति पर काम किया गया है ताकि वहाँ पर धुआँधार बैटिंग कर सके। और क्यों सर? लास्ट में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी मैटर चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453770338 पर व्हाट्सएप करके हमसे कंटेंट मंगा सकते हैं और मॉक इंटरव्यू के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू की श्रृंखला जब तक आयोग चलती रहे आयोग में, तो 1 सप्ताह पहले तक हमारे यहाँ चलता रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, आप अपने जीवन में सफल बनें, अपने करियर में सफल बनें और यूपी पीसीएस 2024 में बेहतरीन रिजल्ट आपका होगा। धन्यवाद। शुक्रिया।